This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss four issues. Number one, India's urban infrastructure financing needs and reality. In this article, we will discuss about issues and challenges faced by urban development. We will also discuss about rural development in this article. Second issue is related to air pollution in Delhi, and third issue is related to air pollution in India. Fourth issue is related to PM Vidya Lakshmi scheme. So let's discuss all the issues in detail. Rural and urban development in India. In this article, we will discuss about various issues and challenges before rural and urban development in India. Why news? A recent World Bank report estimates that India will require about rupees 70 lakh crore by 2036 to meet its urban infrastructure need. वर्ल्ड बैंक की एक रिसेंट एस्टीमेट के अकॉर्डिंग इंडिया में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2036 तक अबाउट रुपीज 70 लाख करोड़ की नीड होगी. करंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड एट अराउंड रुपीज 1.3 लाख करोड़ एनुअली. करंट में इंडियन गवर्नमेंट का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एनुअली 1.3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है. इंडिया अर्बन पॉपुलेशन विल इंक्रीज फ्रॉम 400 मिलियन इन द लास्ट डिकेड टू 800 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 डिकेड. लास्ट डिकेड में इंडिया के अंदर अर्बन पॉपुलेशन 400 मिलियन थी, जबकि आने वाले नेक्स्ट 3 डिकेड्स में ये डबल होने के चांस है. इट मीन्स अबाउट 800 मिलियन को ये ओवर कर सकता है. This century is supposed to be India's urban century due to massive demographic shift, with the country soon becoming more urban than rural. ये जो सेंचुरी है वो इंडिया के लिए अर्बन सेंचुरी के रूप में सपोर्ट किया जा सकता है, बिकॉज इंडिया के अंदर मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहे हैं. और इंडिया में ये जो मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहे हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ पीपल का यहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है. There is also demand for the infrastructure required to support these large shift. इंडिया के अंदर जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है, इस शिफ्टिंग के लिए मोर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी. What is urbanization? Urbanization is the process by which a growing proportion of a population comes to live in cities and other urban areas and the ways in which this affect the environment society. Urbanization एक प्रोसेस है जिसमें पीपल रूरल एरिया से अर्बन एरिया या सिटीज़ की तरफ कमिंग करते हैं, और इसकी वजह से इन्वायरमेंटल सोसाइटी काफ़ी अफेक्ट होता है. अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फेनोमेना दैट हैज़ बीन ड्राइवन बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. अर्बनाइजेशन एक ग्लोबल फेनोमेना है जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इफेक्ट होते हैं, सच एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अर्बनाइजेशन की वजह से इफेक्ट होते हैं. इन रिसेंट डिकेड्स अर्बनाइजेशन हैज बीन अ रैपिड ग्रोइंग ट्रेंड इन इंडिया. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सिटीज एंड टाउन्स हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द रूरल पॉपुलेशन. रिसेंट डिकेड्स की अगर बात की जाए, इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन रैपिडली ग्रो हो रहा है. इंडिया में पॉपुलेशन सिटीज एंड टाउन्स की तरफ मूव कर रही है, और ये जो शिफ्टिंग है ये बहुत फास्टर तरीके से इंक्रीज हो रही है. अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज अबाउट 31.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, विच प्रोजेक्टेड टू ग्रो अराउंड 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बाय 2030. 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन ओवरऑल पॉपुलेशन का 31.2% रहा है, और नेक्स्ट 2030 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अर्बन पॉपुलेशन ओवरऑल पॉपुलेशन का 40% तक इंक्रीज हो सकती है. वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया. इंडिया में अर्बन डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं, सच एज नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन JNNURM. This mission was launched in 2005, which aims to provide financial assistance to urban local bodies for the development of infrastructure and services. अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज के फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन 2005 में लॉन्च किया गया था.
और इसके अंडर अर्बन लोकल बॉडीज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर 2, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006, NUTP policy promotes sustainable and equitable urban transportation system, including public transport and non-motorized transport options. 2006 में इंडिया के अंदर नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया गया था। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में अर्बन एरियाज के अंदर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर फोकस किया गया है। नंबर 3, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007. This aims to provide affordable housing and improve living conditions for urban residents, particularly for low-income groups. नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007 में इम्प्लीमेंट किया गया था। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग लो इनकम ग्रुप्स जो अर्बन एरियाज में बिलोंग करते हैं उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग एंड लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए ये पॉलिसी स्टार्ट किया गया था। नंबर 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम अर्बन पुअर पीपल के अंदर जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना एंड साथ में उन्हें स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था। नंबर 5, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय योजना was launched in 2014. This program aimed to conserve and revitalize the cultural heritage and tourism potential of 12 identified cities in India. Heritage City Development and Augmentation योजना हृदय this योजना was launched in 2014 and इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इंडिया के 12 आइडेंटिफाइड सिटीज के अंदर कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म को कंजर्व करना एंड उसको रिवाइटलाइज करना इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था। नंबर 6, स्वच्छ भारत अभियान दिस वॉज लॉन्च्ड इन 2014 which aims to improve sanitation and cleanliness in urban areas including the construction of toilets and solid waste management. स्वच्छ भारत अभियान इंडिया के अंदर 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम अर्बन एरियाज में सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस को इम्प्रूव करना एंड साथ में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव था। नंबर 7, प्रधानमंत्री आवास योजना launched in 2015 aims to provide affordable housing to urban residents, particularly for economically weaker sections and low income groups. रूरल अर्बन एरिया में जो वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप्स हैं इन पीपल के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना प्रधानमंत्री आवास योजना का एम रहा है। Number 8, Smart Cities Mission. This mission was launched in 2015, which aims to promote the development of 100 smart cities in India, focusing on sustainable and inclusive urban development. स्मार्ट सिटी मिशन इंडिया के अंदर 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया के 100 स्मार्ट सिटीज़ के अंदर डेवलपमेंट को प्रमोट करना, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस करना इसका मेन एम रहा है। नंबर 9, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत launched in 2015 aims to improve basic services and infrastructure in urban areas including water supply and sewage system. अमृत प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम अर्बन एरियाज में बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना रहा है, एज वेल एज वाटर सप्लाई एंड सीवेज सिस्टम को इम्प्रूव करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। सम सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स ऑफ सस्टेनेबल एंड प्लान्ड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में सस्टेनेबल एंड प्लान्ड अर्बनाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सच एज चंडीगढ़, इंदौर। Chandigarh city is known as for its well-planned urban design and efficient public transportation system, which has helped to reduce congestion and improve quality of life for residents. चंडीगढ़ का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। चंडीगढ़ जिसको वेल प्लान्ड अर्बन डिजाइन के तौर पर नोन किया जाता है, यहाँ पर एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और इस मैनेजमेंट की वजह से यहाँ पर कंजेशन को रिड्यूस किया गया है और साथ में लाइफ क्वालिटी को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट, इंदौर। इट इज़ नोन फॉर इट्स वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स। इंदौर हैज इम्प्लीमेंटेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट।
इंदौर को इसलिए जाना जाता है बिकॉज यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट बेटर तरीके से किया गया है, और वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। हेंस इंदौर हैज टॉप्ड द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड फॉर द सिक्स्थ टाइम इन 2022। यही वजह है कि लास्ट कुछ ईयर्स में कंटिन्यू इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिए गए हैं, और ये ऑल सिटीज में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में टॉपर रहा है। Provisions related to rural development in India. Now we will discuss about rural development in India. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है रूरल डेवलपमेंट के लिए? आर्टिकल 40 ऑफ द डीपीएसपी मैंडेट्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इक्विप देम विद द नेसेसरी पावर्स टू फंक्शन एज सेल्फ गवर्निंग यूनिट। कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी के आर्टिकल 14 के अंदर विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंडेट किया गया है, और उन्हें सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स के तौर पर नेसेसरी पावर्स दी गई हैं सो दैट ये फंक्शंस रन कर सकें। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 established पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIs टू फोस्टर ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड ड्राइव रूरल डेवलपमेंट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ग्रास रूट डेमोक्रेसी के साथ फोस्टर करने के लिए एंड रूरल डेवलपमेंट को ड्राइव करने के लिए 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसके अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड 29 फंक्शंस टू PRIs इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इंप्रूवमेंट एंड लैंड रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 11 के अंदर PRIs के लिए 29 फंक्शंस असाइंड किए गए हैं, in which agriculture extension, land improvement and land reforms also included. Governance model of rural development: central government, state government, local government. Central government at the central level, Ministry of Panchayati Raj is responsible for formulating policies and overseeing the implementation of Panchayati Raj institutions in India. इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ओवरसीइंग करने के लिए, उनके फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सेंट्रल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट गवर्नमेंट: each state government has a department of rural development which is responsible for planning and implementing rural development program in state. स्टेट के अंदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्लानिंग करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता है, जो कि स्टेट के अंदर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लोकल गवर्नमेंट: पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल पर डेवलपमेंट प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIs रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेजर ड्राइवर्स ऑफ रूरल इंडियाज ग्रोथ रिसेंटली इंडिया में रूरल ग्रोथ हो रहा है, बट मेजर ड्राइवर्स इसके क्या रहे हैं? नंबर 1, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया के रूरल एरियाज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है। The implementation of agricultural reforms and the adoption of modern technologies have played a crucial role in boosting rural productivity. रूरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए गए हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन किया गया है। फॉर इंस्टेंस, इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक एंड promotion of high yielding varieties have significantly increased the crop yield. एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर इरिगेशन टेक्निक्स इम्प्रूव हुए हैं एंड हाई याइल्डिंग वैराइटीज को प्रमोट किया गया है सो दैट क्रॉपिंग याइल्ड को इंक्रीज किया जा सके। सम गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव सच एज सॉइल हेल्थ कार्ड एंड द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस ग्रोथ। इंडिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट: इंडिया में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ है। Significant investment have been made for rural infrastructure development, which has facilitated better connectivity, access to market, and overall economic activity.
इंडिया में रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो लास्ट कुछ डिकेड्स में हुए हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है, सच एज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेटर कनेक्टिविटी, एक्सेस टू मार्केट, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सब कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हैज प्लेड अ पिवोटल रोल in constructing all weather rural routes connecting remote village to nearby towns and cities। इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना ने इंडिया के वेरियस विलेजेस को टाउन्स एंड सिटीज़ तक कनेक्ट किया है। और ये जो स्कीम रही है ये इंडिया में डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए इसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन has focused on developing rural infrastructure such as community source centers and production centers। दीनदयाल अंत्योदय योजना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करती है और इसने कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर्स एंड प्रोडक्शन सेंटर्स यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं। रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी एंड ई गवर्नेंस, इंडिया के अंदर रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी एंड ई गवर्नेंस ने भी रूरल डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक बूस्ट किया है। फॉर ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्रेट्स। इंडिया में अर्बन एंड रूरल एरियाज के बीच में डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए सिग्निफिकेंट स्टेट्स लिए हैं। सब इनिशिएटिव्स लाइक भारत नेट, प्रीवियसली नोन एज नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, हैव एम टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत, facilitating access to online education, e-governance services and digital marketplace for rural communities। इंडिया में ग्राम पंचायत तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने के लिए भारत नेट, प्रीवियसली जिसको नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के रूप में जाना जाता था, लॉन्च किया गया था। और भारत नेट के थ्रू इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन, ई गवर्नेंस सर्विसेज, डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर रूरल कम्युनिटीज जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। इन डिलीवरिंग वेरियस गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज टू रूरल एरिया द कॉमन सर्विस सेंटर्स हैव ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल। इंडिया में रूरल एरियाज में गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 4, रूरल हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स। रूरल डेवलपमेंट के लिए रूरल हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड रूरल हेल्थ केयर हैज कंट्रीब्यूटेड टू ओवरऑल ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ रूरल कम्युनिटीज। रूरल कम्युनिटीज के ओवरऑल ग्रोथ एंड वेलबींग के लिए इंडिया के अंदर सैनिटेशन एंड रूरल हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। द आयुष्मान भारत योजना हैज प्रोवाइडेड अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस टू मिलियंस ऑफ रूरल हाउसहोल्ड, while Swachh Bharat mission has focused on improving sanitation facilities and promoting open defecation free villages, leading to better health outcomes and productivity। इंडिया में आयुष्मान भारत योजना के अंडर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस मिलियंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। जबकि स्वच्छ भारत मिशन इंडिया के अंदर रूरल एरियाज में सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, ओपन डिफेक्शन फ्री विलेजेस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। वहाँ दिल्ली एयर पॉल्यूशन क्राइसिस कंटिन्यू। Why news? Recently in Delhi, air quality index is very poor and forecast suggest that this would worsen in the coming days। रिसेंटली दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में है और ये सजेस्ट किया गया है कि नेक्स्ट कुछ डेज में ये वर्सन कंडीशन में जा सकती है। एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली ओवर 26 टाइम्स द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय डब्ल्यू के द्वारा जो लिमिट प्रेस्क्राइब किया गया है उस लिमिट से 26 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पर पॉल्यूटेड एयर है। What is air quality index? Air quality index AQI is a measure of the concentration of 8 pollutants PM 2.5, PM 10, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, ozone, ammonia and lead in the air at a monitoring location। Air quality index polluted air के अंदर 8 पॉल्यूटेंट के कंसंट्रेशन का मेजर है। सच है, अब ये 8 पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं PM 2.8,
PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। ये 8 पॉल्यूटेंट हैं। इनके एयर में कंसंट्रेशन का जो मेजर होता है उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स बोला जाता है। और सब इंडेक्स इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ऑफ दिस पॉल्यूटेंट एंड द वर्स्ट अमंग देम इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर दैट लोकेशन। किसी भी लोकेशन पर एयर के अंदर इन 8 पॉल्यूटेंट में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जिस पॉल्यूटेंट का होगा उसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बोला जाता है। वाई दिल्ली इज बिकमिंग अनइनहेबिटेबल। दिल्ली अनइनहेबिटेबल क्यों बन रही है? दिल्ली इज परहैप्स गोइंग टू बिकम एन uninhabitable city for different reasons. Number one, Delhi has had only 2 days of healthy air per year. दिल्ली के अंदर पर ईयर हेल्दी एयर डेज की अगर बात की जाए तो ओनली 2 डेज होते हैं जब दिल्ली में हेल्दी एयर होती है। बाकी डेज यहाँ पर अनहेल्दी एयर होती है। यही वजह है कि दिल्ली अनइनहेबिटेबल बनती जा रही है। नंबर टू, मोर देन हाफ अ ईयर पीपल आर इनहेलिंग एयर अनफिट फॉर ब्रीथिंग। मोर देन हाफ डेज से ज़्यादा यहाँ पर ईयर के जो डेज होते हैं 365, हाफ से ज़्यादा डेज ऐसे हैं जहाँ पर यहाँ की एयर ब्रीथिंग के लिए अनफिट है। इन विंटर्स अक्टूबर टू फरवरी pollution level peak while during summers the heat waves are unbearable, both affecting Delhi's poor disproportionately. दिल्ली के अंदर अक्टूबर से फरवरी मंथ के जो विंटर्स डेज होते हैं पॉल्यूशन लेवल पीक पर होता है। बात अगर समर्स की जाए अप्रैल टू जून मंथ का, तो यहाँ पर हीट वेव्स अनबियरेबल होती हैं और ये दोनों ही सिचुएशन दिल्ली के पुअर पीपल को डिसप्रोपोर्शनली अफेक्ट करते हैं। Number of PM2.4 dominate the air quality index reading in Delhi, which is dangerous to health and travel to the deeper part of the lungs due to its extremely small size, the largest of which is 30 times thinner than human hair. PM 2.5, PM मीन्स पार्टिकुलेट मैटर। 2.5 एयर क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, जो कि हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है बिकॉज ये इतने थिन होते हैं कि ये हमारे हेयर के कंपेयर में 20 टाइम्स थिनर होते हैं और हमारे बॉडी के लंग्स के अंदर ये ट्रेवल कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के लिए कई सारी प्रॉब्लम्स ब्रीथिंग से रिलेटेड जनरेट हो सकती हैं। मेजरमेंट स्टैंडर्ड ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड कैटेगरी। 0 to 50 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो ये गुड है। 51 to 100 सेटिस्फैक्ट्री, 100 1 to 200 मॉडरेट, 200 1 to 300 पुअर, 300 1 to 400 वेरी पुअर, 400 1 to 500 सीवर कैटेगरी। एंड लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं इंडिया का मैप दिया हुआ है। दिल्ली के आसपास का जो रीजन है ये वेरी पुअर एंड सीवर कैटेगरी में यहाँ पर एयर पोल्यूशन है। साउथ इंडिया की बात की है, साउथ इंडिया में एयर क्वालिटी गुड है एंड सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर है। बाकी इंडिया के अदर पार्ट में एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में हम देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर एयर क्वालिटी गुड सिचुएशन में है। वाई इज दिल्ली एयर क्वालिटी सो पुअर? दिल्ली की एयर क्वालिटी इतना पुअर क्यों है? According to government, stubble burning in Punjab, Haryana and UP is responsible for Delhi's pollution. It is a half truth. गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में स्टबल बर्निंग रिस्पॉन्सिबल है, बट ये फुल्ली ट्रूथ नहीं है। व्हीकल्स अलोन कंट्रीब्यूट 58%, 34 फ्रॉम द एग्जॉस्ट एंड 24% ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ टायर ब्रेक्स टू दिस टोटल। दिल्ली के अंदर जो हाई लेवल पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन में व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन 58% है। इस 58% में से 34% एग्जॉस्ट एंड 24% ड्यू टू टीयर एंड वियर ऑफ टायर्स एंड ब्रेक्स ये रिस्पॉन्सिबल है। ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली के पॉल्यूशन में 58% रोल व्हीकल्स का है। एंड वी कैन सी हेयर ग्राफ in which various pollutants are showing. Municipal solid waste 6%, LPG use 6%, coal and fly ash 14%, soil and road dust 4%, vehicles 34%, टायर ब्रेक्स वियर एंड टीयर 24%। ये दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के कुछ रीजन्स का यहाँ पर सर्कुलर डायग्राम दिया हुआ है।
व्हाट आर मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर पॉल्यूशन इन दिल्ली? दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के लिए कुछ मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं. द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन एयर डिपेंड नॉट जस्ट ऑन एमिशन बट ऑल्सो ऑन मैनी मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन, स्पीड एंड रेन अमंग अदर थिंग्स. दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन जो हाई है, इसके लिए सिर्फ एमिशन से रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि कुछ मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं. मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स में टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड, रेन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. नंबर वन, कोल्ड एयर इन दिल्ली. ये मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. Cold air in Delhi. Hot air being lighter move up, thereby carrying the pollutant with it, whereas cold air traps pollutant and keep them closer to ground. नवंबर टू फरवरी मंथ में दिल्ली का एयर कोल्ड होता है और कोल्ड एयर जो होता है वो पॉल्यूटेंट्स को करता है, जबकि हॉट एयर लाइट होती है, मूव अप कर जाती है, पॉल्यूटेंट को कैरी आउट करने की इसके पास कैपेसिटी होती है. बट कोल्ड एयर पॉल्यूटेंट को ट्रैप करके रखता है. यही वजह है कि दिल्ली में विंटर सीजन में पॉल्यूशन लेवल हाई हो जाता है. नंबर टू, स्लो विंड स्पीड एंड लैक ऑफ रेनफॉल इन दिल्ली. नवंबर टू फरवरी मंथ में दिल्ली के ऊपर विंड स्पीड स्लो हो जाती है, रेनफॉल का लैक होता है. इस वजह से भी पॉल्यूशन लेवल हाई हो जाता है. विंड कैन डिस्पर्स द पॉल्यूटेंट while रेन कैन फोर्स द मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट लाइक PM2.5 एंड PM10 टू द ग्राउंड. रेनफॉल जो होता है वो पॉल्यूटेंट को ग्राउंड सरफेस तक लेकर आता है, जबकि विंड पॉल्यूटेंट को डिस्पर्स कर सकता है. जबकि रेनफॉल और विंड स्पीड दोनों ही विंटर सीजन में दिल्ली के ऊपर काफ़ी लैक होता है. कोल्ड एयर विद स्लो विंड स्पीड एंड नो रेन मेक दिल्ली अ पॉट ऑफ पॉल्यूशन विद अ लिड ऑन. कोल्ड एयर विद स्लो स्पीड विंड स्पीड और नो रेनफॉल, ये तीन मेन मेट्रोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से विंटर सीजन में दिल्ली काफ़ी पॉल्यूटेड हो जाती है. व्हाट आर हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन के हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू WHO, ऑलमोस्ट every organ in body can be affected by the air pollution, and some air pollutant can enter the blood streams via the lungs, which can lead to inflammation and carcinogenicity. WHO के अकॉर्डिंग एयर पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन का एवरी बॉडी ऑर्गन अफेक्टेड हो सकता है. सम एयर पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं लंग्स के थ्रू, और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन एंड कार्सिनोजेनिसिटी जैसी प्रॉब्लम्स पीपल को फेस करनी पड़ सकती हैं. A study in Lancet Planet Health Journal show that in 2019, an estimated 1.767 million deaths in India were attributed to the pollution. लैंसेट की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2019 में इंडिया के अंदर पोल्यूशन की वजह से 1.67 मिलियन, इट मीन्स अबाउट 16 लाख डेथ इंडिया के अंदर हुई थी. व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? द ओनली रियलिस्टिक सॉल्यूशन टू एयर प्रॉब्लम इज अ मैसिव शिफ्ट इन द वे डेली ट्रेवल, दैट इज फ्रॉम प्राइवेट कार्स एंड मोटरसाइकिल टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट रनिंग ऑन द क्लीनर एनर्जी. दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रियलिस्टिक सॉल्यूशन जो है वो दिल्ली के अंदर ट्रैवलिंग में मैसिव शिफ्ट करना होगा. पीपल को प्राइवेट कार और मोटरसाइकिल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि क्लीनर एनर्जी पर रन कर रहे हैं उसका यूज करना होगा. इट विल ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन दिल्ली. दिल्ली के अंदर जो नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, इन नंबर को ब्रिंग डाउन किया सकता है अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं. In this article, we will discuss about air pollution in India. Recently, Center has warned to state and UTs by saying that air pollution is a significant contributor to acute health conditions. Recently, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट एंड यूटीज को वार्न किया है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, बिकॉज एयर पोल्यूशन एक्यूट हेल्थ कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. It urged to state to initiate measures related to deteriorating air quality across northern India to prevent adverse impact on people's health. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट और यूटी से एयर क्वालिटी जो डिटोरेटिंग हो रही है उससे रिलेटेड कुछ मेजर्स इनिशिएट करने के लिए बोला है, सो दैट पीपल की हेल्थ पर एडवर्स इम्पैक्ट को प्रिवेंट किया सके.
This is map of India which showing air quality index of various cities in India. We can see here the neighboring of Delhi uh, have a severe and a very poor quality of air. इस मैप में हम देख सकते हैं कि दिल्ली के आसपास के जो रीजन्स हैं यहाँ पर एयर क्वालिटी वेरी पुअर एंड सीवर कंडीशंस में है। साउथ इंडिया में एयर क्वालिटी गुड है, नॉर्थ ईस्ट में एयर क्वालिटी गुड है और बाकी इंडिया के अदर स्टेट में एयर क्वालिटी मॉडरेट कंडीशन में है। What is air pollution and pollutant? Air pollution, the presence of solid, liquid, gases, noise, and radioactive radiation in the atmosphere whose concentration is harmful to humans, living organs, property, or environmental process is called air pollution. एयर पोल्यूशन क्या होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। एटमॉस्फेयर के अंदर जब सॉलिड, लिक्विड, गैस, नॉइज एंड रेडियो एक्टिव रेडिएशन का लेवल उस लेवल तक इंक्रीज हो जाता है जो कि ह्यूमन के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, तो इस प्रोसेस को हम एयर पोल्यूशन कह सकते हैं। व्हाट आर पोल्यूटेंट्स? हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर पोल्यूशन आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूशन के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं इन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। Pollutants can be either natural or human-made and can originate from various sources such as industrial process, vehicle emissions, agricultural activity, and natural events like wildfire and volcanic eruptions. Pollutants natural हो सकते हैं, human-made हो सकते हैं, वेरियस सोर्स के थ्रू ये ओरिजिनेट हो सकते हैं सच एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस, व्हीकल एमिशंस, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, नेचुरल इवेंट्स सच एज विल्ड फायर एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज, इन सब के थ्रू पॉल्यूटेंट्स जनरेट हो सकते हैं। In 2023, India stood as the third most polluted nations globally. 2023 यानी लास्ट ईयर इंडिया वर्ल्ड का थर्ड पॉल्यूटेड नेशन रहा है। इंडिया अलोन अकाउंटेड फॉर 2.1 मिलियन ऑफ डेथ एट्रीब्यूटेड टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया में एवरी ईयर 2.1 मिलियन डेथ होता है। द WHO एस्टिमेट दैट एयर पोल्यूशन किल्स 7 मिलियन पीपल एवरी ईयर। पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में 7 मिलियन डेथ, अबाउट 70 लाख डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, जबकि इंडिया के अंदर 21 लाख के आसपास डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। वेरियस एयर पोल्यूटेंट्स, नंबर 1 सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नंबर 3 अमोनिया, नंबर 4 ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड। Sulfur dioxide, it comes from the consumption of fossil fuels, oil, coal, and natural gas. React with water to form acid and it causes respiratory problems. Sulfur dioxide fossil fuels such as oil, gas and natural कोल की कंजप्शन की वजह से जनरेट होता है। वाटर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो एसिड रेन फॉर्म करता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो सकती हैं। नंबर 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, emissions from road transport, industry and energy production sectors contribute to ozone and PM formation. It causes chronic lungs disease. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो एमिशंस होता है वो रोड ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर्स की वजह से इसका जनरेशन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन करती है, इसकी वजह से क्रोनिक लंग्स डिसीज हो सकते हैं। नंबर 3 अमोनिया NH3, produced by the metabolism of amino acid and other compounds which contain nitrogen. It causes immediate burning of eyes, nose, throat and respiratory tract and can result in blindness, lung damage. अमोनिया की वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, आइज से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, ब्लाइंडनेस हो सकता है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं। बात अगर इसकी प्रोडक्शन की जाए तो ये एमिनो एसिड के मोटाबॉलिज्म के टाइम पर और अदर कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होता है इसकी वजह से भी अमोनिया जनरेट हो सकता है। ओजोन, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फाउंड फ्रॉम अदर पॉल्यूटेंट्स अंडर द एक्शन ऑफ द सन। इट कॉज इरिटेशन ऑफ आइज एंड रेस्पिरेटरी मस्कस मेम्ब्रेन, अस्थमा अटैक। ओजोन की वजह से अस्थमा अटैक, रेस्पिरेटरी मगस मेम्ब्रेन एंड आइज को इरिटेशन हो सकता है। Number 5 carbon monoxide, it is a product of incomplete combustion of carbon containing compound. Impacts are fatigue, confusion and dizzying due to inadequate oxygen delivery to the brain.
कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज होता है वो इनकम्प्लीट इन कंबसन की वजह से होता है। इसकी वजह से फैटिग, कन्फ्यूजन, डिजीनेस की प्रॉब्लम्स ह्यूमन के अंदर हो सकती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये ब्रेन में ऑक्सीजन डिलीवरी के कमी की वजह से डिजीनेस हो सकता है। नंबर 6, लेड रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम extraction of metals such as silver, platinum, and iron from their respective ores. Impacts are anemia, weakness, and kidney and brain damage. लेड का जो जनरेशन होता है वो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन की वजह से होता है, सच एज सिल्वर, प्लेटिनम एंड आयरन का जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है उस टाइम पर लेड रिलीज होता है। और बात अगर इम्पैक्ट की जाए तो एनीमिया, वीकनेस, किडनी एंड ब्रेन डैमेज इसकी वजह से हो सकता है। व्हाट इज WHO रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन? पॉल्यूशन से रिलेटेड WHO की क्या रिपोर्ट है? WHO डाटा शो दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन 99% breathe air that exceed WHO guidelines limit and contain high level of pollutants। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 99% ग्लोबल पॉपुलेशन ऐसे एयर ब्रीथिंग कर रहे हैं जो कि WHO की गाइडलाइन लिमिट से हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट इंक्लूड है इस एयर के अंदर। इट मीन्स 99% पॉपुलेशन बैड क्वालिटी एयर ब्रीथिंग कर रहे हैं। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम द हाईएस्ट एक्सपोजर। पूरे वर्ल्ड में लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम सफरिंग कर रहे हैं वो इन्हीं कंट्रीज के लोग हैं जो कि एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट फेस कर रहे हैं। इन 2019 द WHO एस्टिमेटेड दैट 4.2 मिलियन पीपल डेड प्रीमैच्योरली ड्यू टू आउटडोर एयर पोल्यूशन। Low and middle income countries are disproportionately affected by air pollution with 89% of premature death occurring in these areas। 2019 के WHO के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आउटडोर एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया के अंदर 4.2 मिलियन प्री मैच्योर डेथ हुआ था। और इनमें सबसे ज़्यादा डेथ जो हुआ है वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में हुआ है। एयर पोल्यूशन इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ग्लोबली आफ्टर टोबैको। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ टोबैको की वजह से होती है, जबकि सेकंड लीडिंग कॉज एयर पोल्यूशन है। Ambient air pollution in both cities and rural areas is causing fine particulate matter which result in stroke, heart disease, lungs cancer, acute and chronic respiratory disease। आउटडोर एयर पोल्यूशन सिटीज और रूरल एरियाज में जो इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं, सच एज स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, लंग्स कैंसर, एक्यूट एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज इसकी वजह से हो सकते हैं। हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, सच एज cardiovascular disease in which stroke and heart disease included, respiratory disease, chronic obstructive pulmonary disease, acute respiratory infections and asthma। नंबर 3, कैंसर हो सकता है। नंबर 4, प्रीटर्म एंड लो बर्थ वेट, कॉग्निटिव एंड न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। व्हाट आर मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन के लिए मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स क्या क्या है? नंबर 1, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर emissions। Carbon monoxide, nitrogen dioxide, and non-methane volatile organic compounds are primary pollutant from vehicle। व्हीकल से निकलने वाले जो प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नॉन मीथेन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि एयर पोल्यूशन को काफ़ी इंक्रीज करते हैं। इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, पेपर, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंट्रीब्यूट टू एमिट PM, SO2, NO2 एंड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे पॉल्यूटेंट जनरेट होते हैं, सच एज PM, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। करंटली रोड ट्रांसपोर्ट account for 12% of India's energy related CO2 emissions and is a key contributor to urban air pollution। करंट में अर्बन एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करने में रोड ट्रांसपोर्ट का CO2 एमिशन के लिए 12% कंट्रीब्यूट करता है। सॉलिड वेस्ट बर्निंग। अकॉर्डिंग टू एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट TERI रिपोर्ट, इंडिया जनरेट ओवर 62 मिलियन टन ऑफ वेस्ट इन अ ईयर। इंडिया में एवरी ईयर 62 मिलियन टन वेस्ट जनरेट किया जाता है। और इससे पहले एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये शो किया गया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर
इंडिया टॉप कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेस्ट जनरेट किया जाता है। बिग पार्ट ऑफ दिस वेस्ट इज बर्न ओपनली और इन इनफॉर्मल डंप साइट। इस वेस्ट का एक बिग पार्ट ओपनली बर्न किया जाता है। ओपन बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट कंट्रीब्यूट टू रिलीज ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट इंक्लूडिंग पीएम, टॉक्सिन्स एंड फर्नस। वेस्ट को जब ओपनली बर्न किया जाता है तो इसकी वजह से वेरियस पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं सच एज पीएम, टॉक्सिन्स एंड फर्नस। नंबर 3, सस्टेन स्टेबल बर्निंग एंड वेरियस अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। स्टेबल बर्निंग एंड वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से भी पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है। बर्निंग ऑफ स्ट्रो स्टेबल आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स लाइक पैडी एंड wheat, particularly in Punjab, Haryana and UP, lead to air pollution, especially in NCR region during winter। विंटर के ड्यूरिंग स्पेशली एनसीआर रीजन के अंदर जो एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है, ये पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में स्ट्रॉ स्टेबल के बर्निंग की वजह से होता है और कुछ हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये पोल्यूशन इंक्रीज होता है। Some agricultural activities such as tilling, fertilizer and pesticides application and improper livestock farming also responsible to air pollution. These activities release ammonia, methane and particulate matter into the air. कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे टिलिंग, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन एंड इम्प्रॉपर लाइव स्टॉक फार्मिंग, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है। इन एक्टिविटीज़ की वजह से अमोनिया, मीथेन एंड पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं। नंबर 4, डोमेस्टिक कुकिंग एंड हीटिंग। About 62% to 65% of India's rural household rely on solid fuels such as coal, biomass, kerosene for cooking and heating purpose। इंडिया के अंदर अबाउट 62 to 65% पीपल कुकिंग एंड हीटिंग पर्पज के लिए आज भी सॉलिड फ्यूल्स का यूज करते हैं सच एज कोल एंड बायोमास। कैरोसिन का यूज भी कुकिंग एंड हीटिंग पर्पज के लिए इंडिया के रूरल एरियाज में किया जाता है। द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल पॉल्यूटेंट सच एज पीएम, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन फ्यूल्स का जब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो इसकी वजह से कुछ हार्मफुल पॉल्यूटेंट सच एज पीएम, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसकी वजह से जनरेट होते हैं। नंबर 5, coal based power plant। Coal based thermal power stations which have no pollution control technology are responsible for over half sulfur dioxide, 30% oxides of nitrogen, about 20% PM among other man-made emissions in India। इंडिया के अंदर कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन जो नो पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, इनके पास किसी टाइप का पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी नहीं है। मोर देन हाफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो 30% से ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड इनके थ्रू रिलीज किए जाते हैं। नंबर 6, इम्प्रॉपर यूज ऑफ pyrolysis। Pyrolysis, it is a technique to break down synthetic material, leaves fine carbon matter and residue like pyrogas and oil contributing to pollution। पायरोलाइसिस के प्रोसेस के टाइम पर बहुत सारे पायरोगैस एंड ऑयल एंड कार्बन मैटर रिलीज होते हैं एयर के अंदर, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है। पायरोलाइसिस एक टेक्निक है जिसमें सिंथेटिक मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाता है। इस प्रोसेस में बहुत सारे पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं। इन 2014 द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल प्रोहिबिटेड यूज्ड टायर्स फ्रॉम बीइंग बर्न्ड इन द ओपन और यूज्ड एज फ्यूल इन ब्रिक पिंस। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने टायर्स के ओपन बर्निंग और इसका ब्रिक्स किल्स में यूज करने के लिए प्रोहिबिटेड कर दिया था, बिकॉज टायर्स के कंबसन की वजह से बहुत सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट एयर के अंदर रिलीज होते हैं। की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ की इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? नंबर 1, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नंबर 2, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर पोर्टल। नंबर 3, न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट which is also known as CAQM। नंबर 4, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली, GRAP के नाम से इसको जाना जाता है। नंबर 5, फॉर रिड्यूसिंग वेहिकुलर पोल्यूशन। वेहिकुलर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सच एज BS6 व्हीकल्स, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं सो दैट पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। व्हाट इज PM विद्यालक्ष्मी स्कीम? Why news? Recently, the Union Cabinet approved PM Vidya Lakshmi, a new central sector scheme which seeks to provide financial support to meritorious students applying for higher education। Recently, यूनियन कैबिनेट ने PM विद्या लक्ष्मी स्कीम अप्रूव किया है जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है
इस स्कीम के अंडर मेरिटोरियस स्टूडेंट जो कि हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। स्टूडेंट विल नाउ बी एलिजिबल टू गेट गारंटीड फ्री एंड कोलेटरल फ्री लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कवर द फुल अमाउंट ऑफ ट्यूशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कोर्स। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंडर मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए गारंटी फ्री एंड कोलेटरल फ्री लोन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइड कराए जाएंगे और इनका जो भी ट्यूशन फी एंड अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कोर्स होंगे इनका फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लोन्स के थ्रू कराया जाएगा। व्हाट इज पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम? पीएम विद्या लक्ष्मी इज a new central sector initiative aims to supporting meritorious students financially so that they can pursue higher education without economic constraint। पीएम विद्या लक्ष्मी सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी और लोगों के लिए इकोनॉमिक हेल्प इस स्कीम के थ्रू दी जाएगी। दिस स्कीम इज रूटेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 which advocate for financial assistance to meritorious students across both private and public higher education institutions। ये स्कीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रूटेड हुई है और इसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट जो कि प्राइवेट एंड पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1, इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन एजुकेशन। एजुकेशन में फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करेगा। नंबर 2, सपोर्ट टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी होंगे चाहे वो प्राइवेट है पब्लिक है उनके लिए स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। नंबर 3, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड डिजिटल लोन एक्सेस। ट्रांसपेरेंट एंड डिजिटल लोन एक्सेस ये स्कीम प्रोवाइड कराएगी। नंबर 1, इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन एजुकेशन। दिस स्कीम एनेबल मेरिटोरियस स्टूडेंट टू परस्यू हायर एजुकेशन विदाउट फाइनेंशियल हर्डल। मेरिटोरियस स्टूडेंट जो कि हायर एजुकेशन के ड्यूरिंग फाइनेंशियल हर्डल्स फेस करते हैं उन स्टूडेंट के लिए ये फाइनेंशियल स्कीम प्रोवाइड कराएगा। Number 2, support top educational institutions applicable only to top quality higher educational institutions as per National Institutional Ranking Framework। National Institutional Ranking Framework that means NIRF के थ्रू जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टॉप क्वालिटी के डिक्लेयर किए गए हैं उन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट की हेल्प के लिए ये सपोर्ट करेगा। Number 3, provide transparent and digital loan access. It use a fully digital, transparent and student-friendly platform for loan processing and management. लोन प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो किया जाएगा वो फुल्ली डिजिटल ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाएगा। वेरियस प्रोविजंस अंडर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंडर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं? नंबर 1, लोन से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। क्रेडिट गारंटी सपोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। सब्सिडी से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। लोन अवेलेबिलिटी। एनी स्टूडेंट हु सिक्योर एडमिशन टू अ हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एलिजिबल टू टेकिंग लोन। कोई भी स्टूडेंट जिसने क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन टेकिंग किया है वो इस लोन के एलिजिबल होगा। टर्म्स ऑफ लोन, गारंटर फ्री and collateral free loan will be offered through banks and financial institutions which cover full amount of tuition and other course related expenses। जो लोन इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड कराया जाएगा वो गारंटी फ्री कोलेटरल फ्री लोन होगा और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ये स्टूडेंट के ट्यूशन फी एंड कोर्स रिलेटेड एक्सपेंस को फुलफिल करने के लिए लोन्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। Institutional coverage applies to institutions ranked in NIRF top 100, both private and government and state government higher educational institutions which ranked in 101 to 200 bracket as well as all central government institutions। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो अप्लाई होगी वो NIRF के जो टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस होंगे चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि 101 से 200 रैंकिंग में आते हैं और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इन सभी में
स्टूडेंट के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम एप्लीकेबल है। Coverage scope. In the initial stage, 860 higher quality education institutions qualify, potentially benefiting over 22 lakh students. Initially 860 QHEIs को इसमें रखा गया, 22 लाख स्टूडेंट को इसके थ्रू बेनिफिट किया जाएगा। Credit guarantee support for loans up to 7.5 lakh. A 75% credit guarantee on the outstanding amount will be provided. It also encouraging banks to make education loan accessible to more student। ये स्कीम और बैंक्स को एजुकेशन लोन एक्सेसिबल करने के लिए एनकरेज करेगी, और इसमें 7.5 लाख तक का लोन एप्लीकेबल स्टूडेंट के लिए किया गया है। Interest subsidy provisions. Eligibility for subsidy. Student whose annual family income is up to ₹8 lakh and not benefiting from other government scholarships or interest subversion scheme. इस स्कीम के अंडर कुछ सब्सिडी रिलेटेड प्रोविजंस भी किए गए हैं। स्टूडेंट जिनका फैमिली इनकम 8 lakhs या इससे कम है, उन्हें ये सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पास्ट स्कीम्स। स्टूडेंट लोन के लिए कुछ पास्ट में भी कुछ स्कीम्स थी। उन स्कीम से पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम किस तरह से डिफरेंट है। एलिजिबिलिटी एक्सपेंडेड। इस स्कीम के अंदर एलिजिबिलिटी को एक्सपेंड किया गया है। पीएम विद्या लक्ष्मी कवर मिडिल इनकम फैमिलीज ऑल्सो, वेयर एज previous scheme were limited to only low income groups and offer benefit regardless of caste। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का जो एलिजिबिलिटी है वो लोअर एंड मिडिल इनकम फैमिलीज के स्टूडेंट के लिए एक्सपेंड की गई है, जबकि प्रीवियस स्कीम्स जो थी वो लोअर इनकम ग्रुप के लिए थी। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम रिगार्डलेस ऑफ कास्ट लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, जबकि प्रीवियस स्कीम कास्ट बेस पर लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करते थे। Easy loan process. Student can apply through the Vidya Lakshmi portal, which links to major private and public banks, simplifies the application process and facilitates a loan tracking। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के लिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल मेकिंग किया गया, और इस पोर्टल को मेजर प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक्स के साथ लिंक किया गया है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन प्रोसेस ईजी हो सकता है और लोन ट्रैकिंग इसके थ्रू फैसिलिटेट हो सकती है, जबकि प्रीवियस स्कीम्स के अंडर लोन प्रोसेस काफ़ी हर्डलफुल था। Focus on NIRF ranking. Under PM Vidya Lakshmi, eligibility is restricted to institutions ranked in top 100 of NIRF overall category specific and domain specific list। PM विद्या लक्ष्मी का जो एलिजिबिलिटी है वो हाई रैंक इंस्टीट्यूशंस तक लिमिट किया गया है। In the old scheme, eligible institutions needed to be accredited with the National Board of Accreditation and National Assessment and Accreditation Council। प्रीवियस स्कीम्स जो हुआ करती थी ये उन्हें इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई हो सकते थे जो कि NBA और NAAC के द्वारा अप्रूव की गई थी, जबकि करंट की जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है ये NIRF के द्वारा अप्रूव टॉप 100 हाई रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। चैलेंजेस फेस्ड बाय पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। Reduce institution coverage. It lowering the number of qualifying institutions compared to past schemes, as only institutions ranked in NIRF are eligible। Institutions coverage पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम में रिड्यूस कर दिया गया है। इसमें वही इंस्टीट्यूट इंक्लूड किए गए हैं जो कि NIRF की रैंक के अंदर हैं, जबकि प्रीवियस स्कीम में ऐसा नहीं था। परफॉर्मेंस स्टेक्स कंडीशंस। Eligibility is tied to ranking. Student must perform exceptionally well in entrance test to access loan। इस स्कीम के अंदर स्टेक्स परफॉर्मेंस स्टेक्स कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई कर दी है। लोन एक्सेस करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट में यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस करना होगा। मोर एक्सक्लूजन रिस्क। स्टूडेंट बिलोंग टू नॉन NIRF रैंक institutions face higher interest rate or loan rejection। नॉन NIRF रैंक इंस्टीट्यूशंस से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए इस तरह के लोन में हायर इंटरेस्ट रेट है और लोन रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी भी है, जिसकी वजह से एक्सक्लूजन रिस्क यहाँ पर ज़्यादा है। इंस्टीट्यूशनल कॉम्पिटिशन। इन दिस स्कीम रैंकिंग बिकम क्रूशियल, इंसेंटिवाइजिंग इंस्टीट्यूशंस टू सीक higher NIRF standing to attract student benefiting from the scheme।
पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम की वजह से यहाँ पर कुछ हर्डल्स स्टूडेंट को फेस करनी पड़ सकती हैं। सच है, इसमें रैंकिंग क्रूशियल हो गया है और इस रैंकिंग की वजह से इंस्टीट्यूशंस के बीच में हायर NIRF रैंकिंग के लिए कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है। और जो इंस्टीट्यूशंस NIRF के रैंकिंग में बिलोंग नहीं करेंगे, उस इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट को कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं।